जिस एज में व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता है तो हमें क्या करना है, उस एज में नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस का सेनापति बन गया। ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा जाए जो वहां के नागरिकों को और जो वहां के जनता पर जुल्म करता हो। जय हिंद, आप सभी का बीजीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर एक साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले इस यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 समझ लिए हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 समझेंगे, और इस पार्ट 2 में नेपोलियन युग और मेटरनिक युग के बारे में समझेंगे। यह दोनों इतना टॉपिक महत्वपूर्ण है जिसे पूरा का पूरा यह चैप्टर है इन्हीं दोनों से रिलेट करता है। तो इन दोनों के बारे में आइए सबसे पहले समझा जाए। आखिरकार यह नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल था और यह मेटरनिक युग का कार्यकाल क्या था, इनके बारे में बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इस नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिया, यानी कोर्सिया जो जगह पड़ता है ये पड़ता है फ्रांस में, यानी फ्रांस के कोर्सिया नामक स्थान पर होता है। तो सबसे पहले इसका जन्म तो हो गया, लेकिन इन्हें नेपोलियन बोनापार्ट को हम प्रथम नेपोलियन के भी नाम से जाना जाता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को किस नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो प्रथम नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। यह जो नेपोलियन बोनापार्ट है यूरोप में पहली बार राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाने का कार्य यही नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। ना तो यूरोप के जनता, यूरोप में फ्रांस के जनता बाबू राजाओं के अधीन पिसाते थे, यानी वहां शोषण राजा उन पर अत्यधिक मात्रा में करते थे। यानी कहने का तरीका यह है, फ्रांस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, राजतंत्र व्यवस्था था। इस व्यवस्था में फ्रांस के पूरे जनता के साथ बहुत शोषण किया जाता था। यह जो जितना राजा है वहाँ का, राजा वहाँ के ये कभी नहीं चाहते थे तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का सपना हो जाए, वहाँ राजतंत्र व्यवस्था रहे तो राजाओं के लिए सबसे अच्छा था। क्योंकि राजा वहाँ के जो भी राजा थे, क्योंकि फ्रांस पहले छोटे छोटे कई टुकड़ों में बांटा हुआ था, वहाँ के राजाओं ने फ्रांस को इतने छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए थे जहाँ हर एक टुकड़े पर अलग अलग राजा का शासन हुआ करता था। आज जो भी व्यक्ति अगर शासन करेगा वह कभी भी नहीं चाहेगा तो यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति आकर शासन करे, और कभी भी चाहेगा तो हम राजा यहाँ का है और हमारा पीढ़ी हमेशा यहाँ का राजा बने रहे। लेकिन फ्रांस में लोकतंत्र की भावना को फैलाने का कार्य, यानी राष्ट्र प्रेम की भावना को फैलाने का कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आइए इस नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरे समझते हैं। अब यह क्या हुआ, ये नेपोलियन बोनापार्ट का एक पिता थे जिनका नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का एक पिता थे जिनका नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। यह चार्ल्स बोनापार्ट वकील थे। यह वकील का जो कार्य जिसके प्रति करते थे वो लुईस 16वां के प्रति करते थे। यह जो नेपोलियन बोनापार्ट है, यह नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 24 साल के एज में, मात्र 24 साल के एज में विश्व का सबसे महान सेनापतियों में इसका गिनती हुआ करता था। मात्र 24 साल के एज में, जिस एज में व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता है तो हमें क्या करना है, उस एज में नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस का सेनापति बन गया। तो समझिए यह व्यक्ति के अंदर कितना जज्बा था। यही व्यक्ति ने पूरे फ्रांस और पूरे यूरोप में जो भी कंट्री था उस कंट्री में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का कार्य किया। अगर यह व्यक्ति ना रहता तो बाबू फ्रांस की जनता राजाओं के अधीन हमेशा शोषण करता रहता। लेकिन
यह नेपोलियन बोनापार्ट ने जैसे 24 साल के एज में सेनापति बना, लेकिन सेनापति से माना नहीं, सेनापति से रुका नहीं। अब इसका सोच बहुत आगा था। इसका मात्र यही उद्देश्य था, तो पूरे के पूरे राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करना था। आपको पता होगा 1789 के जो क्रांति था, उस क्रांति में लुई 16वां को राजगद्दी से हटा दिया गया था। अगर जो व्यक्ति अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा, उस पार्ट 1 को देख लीजिएगा। यह सोचिएगा तो जितना पढ़ाया जाता है उस सभी के सभी यहीं पर याद कर ले, क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज मनुष्य से बढ़कर नहीं है। तो बाबू आप समझते हैं इसके बारे में जैसे। लेकिन इसके बाद क्या किया इन्होंने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी के पद को समाप्त कर दिया। वहां जो डायरेक्टरी का पद था, जो भी वहां तख्ता था, उस तख्ता को पलट कर दिया। अब पलट करने के बाद इससे पूरे के पूरे फ्रांस का जनता संतुष्ट थे। ये जानते थे यही व्यक्ति जो है, जो हमारे बारे में सोच सकता है, हम लोगों को ख्याल रख सकता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, आपके माता पिता, आपके गांव, आपके जवार, आपके जिला, आपके राज्य आप पर भरोसा करेगा, तो यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इन्होंने यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के जनता का दिल जीता, और जीतने के बाद 1804 ईस्वी में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। सम्राट का अर्थ होता है प्रधानमंत्री घोषित कर लेता है। पूरे फ्रांस का 1804 ईस्वी में अपने आप को राजा यानी सम्राट घोषित कर लेता है। और सम्राट घोषित करने के बाद यह व्यक्ति ने कानून बनाया, और जो भी राजाओं ने इन पर टैक्स लगाया था, जो वहां टैक्स तहसीलते थे, उन सबको बुलाकर उस सारे के सारे वहां के जो भी जनता थे उनके टैक्स को कम कर दिया। और बनते ही सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनते ही ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया। यानी जैसे यह राजा बना, तो राजा बनते ही, सम्राट बनते ही ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर लिया, युद्ध कर लिया। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद इटली पर कब्जा कर लिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो कब्जा था, जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था इटली पर था, और इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करा दिया। लेकिन इसके सामने से कोई ऐसा राजाओं में ताकत नहीं था जो इसके सामने से अकेले आए और इसको पराजित करके निकल जाए। जो व्यक्ति 24 साल के एज में सेनापति बन सकता है, क्या लगता है वह व्यक्ति का जीने का तरीका और युद्ध करने का तरीका अलगों से क्या अलग नहीं होगा। इसलिए राजाओं ने इनसे युद्ध करने से डरते थे, और ये इन्होंने कहा कि धीरे धीरे राष्ट्र प्रेम की भावना पूरे यूरोप में फैलाने का कार्य करने लगे। लेकिन इन्होंने कहा कि 1804 ईस्वी में अपने जनता के बारे में कानून बनाए, कानून व्यवस्था लागू किए, जिस कानून व्यवस्था को बोलते हैं नेपोलियन संहिता लागू किए। यानी जो कानून लागू किए थे उस कानून को बोलते हैं नेपोलियन संहिता। और यह नेपोलियन संहिता जो लागू किए थे 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में इन्होंने नेपोलियन संहिता लागू किए। जब राजा बने उसी समय नेपोलियन संहिता लागू किए, वहां कानून बनाए, कानून की व्यवस्था के अनुसार वहां पूरे के पूरे कार्यक्रम चलना प्रारंभ हुआ। जितना जनता पर टैक्स लगा था वो टैक्स को कम कर दिए, और कम करने के बाद यह अपना कार्य जारी रखे, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाने लगे। लेकिन वहां के जो राजा थे इनका कट्टर दुश्मन थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे इस फ्रांस के अंदर और फ्रांस के अगल बगल पड़ोसी देशों में
राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार हो, और उन सभी ने नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करते थे। मात्र एक ही व्यक्ति जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कार्य के प्रति कभी भी पीछा नहीं हटा, इसी व्यक्ति का देन है, इसी व्यक्ति का देन है पूरे फ्रांस में और पूरे अगल बगल पड़ोसी देशों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगना प्रारंभ हो गया। फ्रांस के देखते देखते बहुत सारे कंट्री में राष्ट्र प्रेम की भावना जगने लगा। अब इन्होंने क्या किए बाबू, देखो इनका जो काल था, इनका जो माने शासन काल था, 1804 में राजा बने और 1814 ईस्वी तक राजा रहे। लेकिन अब इनको हराने के लिए, इनको मारने के लिए अगर एक सच्चाई है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको गिराने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन गिराने वाला हमेशा गिराता रह जाएगा और बढ़ने वाला हमेशा बढ़ता रह जाएगा। कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सत्य को देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा। इन्होंने अपने कार्य के प्रति बहुत अच्छे तरीके से पूरे यूरोप में राष्ट्र प्रेम के धीरे धीरे भावनाओं को प्रचार किए। तब इसके बाद बहुत सारे कंट्री जैसे ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांसा, इंग्लैंड, इन सभी ने क्या किया, एकजुट हुआ, क्योंकि इनके पास कोनो ऐसा कंट्री का इतना मजाल नहीं था अकेले युद्ध करके और इनको परास्त करके चल जाए। इन सभी ने, चारों कंट्री ने, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और फ्रांसा, इन सभी ने मिलकर एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम है वाटरलू युद्ध। यानी वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित हुआ। यानी वाटरलू युद्ध में ये अकेले व्यक्ति, यानी यह अकेले इसको पराजित करने के लिए 4 कंट्री आ गया। अकेले व्यक्ति को मारने के लिए, भगाने के लिए, इसका जो प्रचार राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रचार करते थे, इसको हटाने के लिए 4 कंट्री आ गए, 4 देश आ गए। और इस देश से नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू युद्ध में पराजित हुआ। यानी जो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे ये पराजित कब हुए, 1815 में। किस युद्ध में, वाटरलू युद्ध। यह युद्ध जो हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था, यह युद्ध स्विट्जरलैंड में हुआ था। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता रहे हैं, नेपोलियन युद्ध जो था वो 1804 से 1815, यानी यह जो इनका जो शासन काल था 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को इन्होंने युद्ध में पराजित तो किया, इनको बंदी बनाकर एक हेलना नामक टापू पर रख दिया, उस टापू पर बंद करके रख दिया। लेकिन ये अंग्रेजों ने, इतना निर्दयी होता है अंग्रेज, ये अंग्रेजों ने नेपोलियन बोनापार्ट को आर्सेनिक की दवा देकर, जो बंदूक जो गोली होता है उसके अंदर भरा रहता है, जो जहरीली तत्व होता है, आर्सेनिक का दवा देकर इस नेपोलियन बोनापार्ट को यानी 5 मई 1821 ईस्वी में मार देता है। 5 मई 1821 ईस्वी में वहां मार देता है अंग्रेजों ने आर्सेनिक का दवा देकर। लेकिन जैसे मार दिया, मारने के बाद पूरे के पूरे और वहां जो अब शासन व्यवस्था हुआ, अब शासन व्यवस्था हो गया पूरे के पूरे राजाओं के फिर हाथ में। यानी जो फ्रांस के जनता के बारे में सोचते थे, जो लोकतंत्र के प्रेम की भावना को फैलाते थे, जो राष्ट्र प्रेम की भावना को फैलाते थे, उनको जहर देकर मार दिया अंग्रेजों ने। और मारने के बाद अब मारने के बाद इसके बाद आता है मेटरनिक युग। जो आपको पता होगा ऑस्ट्रिया का एक चांसलर
जिसका नाम था मेटरनिक। अब इसके बारे में आगे टिप्पणी करेंगे। जो जितना इसका राष्ट्र प्रेम की भावना था, इस सभी के सभी कट्टर ही लोग दुश्मन थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे तो पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार हो। वो हमेशा चाहते थे तो यहाँ राजा शासन करता है तो हमेशा राजा ही शासन करेगा और राजा का बेटा ही हमेशा शासन करेगा। यानी पीढ़ी टू पीढ़ी यहाँ जनरेशन टू जनरेशन शासन करेगा। लेकिन आज भी अगर आज भी जनता अपने आप को नहीं समझेगा तो इस जनता पर उसके पंचायत या उसके जिला या उसके राज्य का नेता हमेशा शासन करेगा। नेता कभी ना तो अपने भाई का हुआ है तो नेता ना कभी आपका होगा। नेता का भाषण जब इलेक्शन आता है तब सुनने को मिलता है, लोगों के प्रति कितना कनेक्ट रहता है, लेकिन वही नेता जब जीत जाता है लोगों से कितना दूर होता है आप समझते हो। सबसे पहले वो नहीं समझाना चाहते, हम समझाना चाहते हैं अपना टॉपिक है। अगर बाबू ये चार देशों ने अगर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध ना करता तो इन चार देशों में इतना शक्ति नहीं था, इस नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर देता। इससे लड़ने से पहले कई कंट्री सोचता था इससे युद्ध करें कि ना करें, इतना इससे भय खाते थे लोग, राजा इससे इतना भय खाते थे। लेकिन अब इससे पहले समझते हैं हम मेटरनिक युग। अब इस नेपोलियन बोनापार्ट में दिखेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना था, या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन युग कब से लेकर कब तक था, तो 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक था। नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने वर्ष की उम्र में सेनापति बन गया था, 24 साल। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का पद समाप्त कब किया था, 1799 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का राजा कब बना था, 1804 ईस्वी में। यह सबसे ज्यादा, यह जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा VVI है, VVI यह क्वेश्चन VVI है। और नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था यह क्वेश्चन का है, VVI है, VVI। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था। यह सभी के सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ था, वाटरलू का युद्ध। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसको पराजित करने वाले जो कंट्री थे बाबू क्या थे, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के साथ इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, प्रसा था, और एक और कंट्री था जिसका नाम था रसिया यानी रूस था। एक कंट्री ने, ये चारों कंट्री ने मिलकर इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस नेपोलियन बोनापार्ट को किस दवा देकर मार दिया गया, और सैनिक का दवा देकर मार दिया गया। अब इसके बाद समझते हैं मेटरनिक युग। एक नाम है मेटरनिक। यह मेटरनिक ऐसा व्यक्ति है ये कभी भी नहीं चाहता था तो फ्रांस के अंदर परिवर्तन हो जाए। इसके बारे में सुनोगे, ये ऐसा शासक था जो लोगों से इसके प्रेम नाम के कोई चीज ही नहीं था। अब इस मेटरनिक के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मेटरनिक यूं कहेगा तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक था। यानी मेटरनिक जो सत्ता पर जो आया था, यानी राजा बन गया था, ये राजा बना था बाबू 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का। लेकिन इसका जो युग था 1815 से लेकर 1848 तक था। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं, यह मेटरनिक का जन्म होता है ऑस्ट्रिया, माने मेटरनिक का जो जन्म होता है ऑस्ट्रिया में होता है। ऑस्ट्रिया के कौन सा स्थान पर होता है, कौन सा नगर में, तो काबलेज, काबलेज नगर में इसका क्या होता है, जन्म है। लेकिन इसका जो जन्म हुआ 1773 ईस्वी में और यह टपक गया 1859 ईस्वी में। यानी इसका जन्म तो हुआ 1773, मर गया कब, 1859 ईस्वी में। लेकिन यह मेटरनिक एक ऐसा प्रतिक्रियावादी शासक था जो लोगों से
इसका हल्का भी दाया नाम की चीज नहीं था। यानी इसका एक ही कहने का तरीका था, शासन करो लेकिन वहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करो। यानी वहां जितना शासन करना है शासन करो, यानी वहां जितना पैसा लूटना है वहां से लूटो, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करो, यानी वहां विकास मत करो। इस मेटरनिक का कहना था। ये मेटरनिक क्या था, कैसा शासक था, प्रतिक्रियावादी, यानी लोगों से इसका प्रेम नाम का कोई भी चीज ना था। यह एक ऐसा शासक था, ये हमेशा चाहता था, हमेशा राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। यानी यह राजतंत्र व्यवस्था के सबसे अच्छा शासक था और यह लोकतंत्र व्यवस्था का कट्टर शासक था। ये कभी भी नहीं चाहता था यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था का स्थापना हो जाए। अगर आप राजा रहोगे तो आप कभी भी नहीं चाहोगे हमारे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन जाए। अगर ये नहीं चाहते हो तो दूसरा व्यक्ति राजा बन जाए तो उस राज्य या उस क्षेत्र या उस देश में आपको बहुत अच्छे तरीका से कार्य करना पड़ेगा। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, आपको जनता के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब जाकर आप जनता के नजरों में हमेशा बना रहोगे। आप बनने के लिए हमेशा जनता के बीच में रहना आवश्यक होता है, हमेशा जनता के कठिनाइयों में साथ देना आवश्यक होता है। आज हमारा देश लोकतंत्र तो हुआ है, क्यों नाम भर लोकतंत्र हुआ है। आज हमारे देश में गरीब भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। अगर विधायक एमपी का अगर किसी लड़के या लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो तुरंत उसके लिए निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वही गरीब व्यक्ति के लड़के या लड़की के साथ कुछ भी होता है तो निर्णय लेने में बहुत सोचना पड़ता है उन लोगों को। मात्र हमारे देश आज भी हमारे देश में लोगों का मानसिकता बहुत गिरा हुआ है। अगर यहां दिखेगा, अगर यह मेटरनिक अगर अच्छा शासक रहता, अगर सबसे जनता के बारे में वहां सोचता तो बाबू कभी मेटरनिक के बारे में इतना बुराई नहीं किया जाता। अब बाबू अच्छा अगर नेपोलियन बोनापार्ट काम किया है तभी नेपोलियन बोनापार्ट का चर्चा किया जाता है। अगर यह अच्छा कार्य ना करता तो नेपोलियन बोनापार्ट का चर्चा नहीं किया जाता। चर्चा दो ही लोग का होता है, एक तो अच्छा खूब करेगा, एक तो खूब खराब करेगा। इसमें बचाने वाला प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाने वाला नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्र प्रेम की भावना को खत्म करने वाला मेटरनिक था। इन्होंने जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया तो मेटरनिक द्वारा लाए गए परिवर्तन को सबसे पहले समाप्त किया। आपको बताएंगे बिना सम्मेलन में। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अब इसका की नीति था शासन करो लेकिन वहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो जन्म हुआ था कुलीन वर्ग घरे जन्म हुआ था, यानी बड़ा परिवार घरे, यानी अमीर परिवार घरे जन्म हुआ था। अगर जो व्यक्ति अपने अमीरी का घमंड दिखाता है, अमीरी का अगर घमंड दिखाता है, बाबू आज वो अमीर है लेकिन कबो ना कबो दूसरा व्यक्ति अमीर होगा। अमीरी का जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घमंड दिखाना ही नहीं चाहिए। आपके मस्तिष्क के अंदर घमंड नाम की कोई भी चीज नहीं आना चाहिए। जिस दिन घमंड नाम की चीज आ गया उस दिना से बाबू गिरना आप आरंभ कर जाओगे। इसलिए बोला जाता है तो घमंड नाम की चीज अपने मस्तिष्क के अंदर कभी भी जीवन में मत पालो। अब यह पाला लेकिन जाकर 1848 ईस्वी में इसका कहानी खत्म हो गया। अब यह वीडियो ज्यादा नहीं बनाएंगे ना तो लंबा हो जाएगा। अब पार्ट 3 में समझेंगे। बाबू 1 बाय 1 जितना, एक बात जाते जाते बोल रहे हैं, जितना से जितना होगा इस वीडियो को शेयर करो और जितना से जितना होगा
इस वीडियो को सपोर्ट करो।